अस्सलाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपके मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में पहले से नाफजुल अमल था, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान के दीगर जो एजुकेशन बोर्ड है उनके अंदर ये नाफजुल अमल होने जा रहा है कि ग्रेडिंग सिस्टम होगा, नंबर सिस्टम ख़त्म कर दिया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा या नुकसान क्या होगा, बल्कि अगर मैं अपनी अकल के मुताबिक देखूँ तो इसमें फ़ायदे ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे लैक ऑफ एजुकेशनल सिस्टम के अंदर जो एक कॉम्पिटेंसी थी और ख़ास तौर पर इक्वल माहौल जिसका हमेशा से मुतालबा करते हैं वो कहीं ना कहीं मिस नज़र आता था। एक तरफ कैमरे सिस्टम था तो दूसरी तरफ हमारा एक सिस्टम बोर्ड का जिसको बहुत ज़्यादा ऑर्डनरी समझा जाता था। लेकिन जब इधर ग्रेडिंग सिस्टम आएगा, एक स्ट्रेस लेवल, पहले पोजीशंस ख़त्म की गई बोर्ड्स के अंदर से, अब एक और स्टेप आगे फॉरवर्ड किया गया। बिलाशुबा बहुत सारे नकाइस होंगे लेकिन उसे रफ्ता रफ्ता हल कर लिया जाएगा। हम इस वक्त रिफा इंटरनेशनल कॉलेज के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले तालबात हमारे साथ मौजूद हैं, टीचर मौजूद हैं, फिर एक एजुकेशनिस्ट है उनसे मैं बात का आगाज़ करूँगा। पहले टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम और नंबर सिस्टम में से बेटर कौन सा है? क्योंकि हम तो अपनी लाइफ में ये चाहते रहे कि ग्रेड हो, ताकि वो जो हमारे दोस्त ये कह के हमें चिढ़ा लेते थे कि नंबर ज़्यादा आ गए, आपका ग्रेड, आप नंबर कम ले गए, तो उससे कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल और कहीं ना कहीं मुकाबला है कि एक फ़िज़ा जो एक आर्टिफिशियल फ़िज़ा है वो ख़त्म हो पाएगी। यस, टू माय पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम इज़ बेटर कि इसमें ये होगा कि स्टूडेंट का स्ट्रेस रिड्यूस होगा, उनको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एवेल्यूएट करने में आसानी होगी। इसके अलावा यहाँ पे जो रियल टाइम में हम अगर एवेल्यूशन देखें जॉब के अकॉर्डिंग, उनको अलाइनमेंट मिलेगी। इसके अलावा देन कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट होंगी, वो टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, क्विज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा उनको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग उनकी इन्वॉल्व होगी। जस्ट जैसा कि हम पहले अपने एटमॉस्फेयर में देखते थे कि अनहेल्दी कंपटीशन जनरेट हुआ था, वो थोड़ा कम होगा, तो स्टूडेंट अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। स्टूडेंट अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं? कैंपस कोऑर्डिनेटर। अच्छा, आपको समझती कि 3 बच्चों ने टॉप कर लिया, वही कॉलेज के शहजादे या शहजादियाँ बन जाते थे, बाकी जो उनसे 2-2, 3-3 नंबर भी नीचे होते थे वो सब ऐसे लगते थे सब नालायक, या वो एक अपने अंदर एक माहौल पैदा हो जाता और फिर उन्हीं 3 बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता था ये दोबारा बोर्ड टॉप करेंगे। वो स्ट्रेस लेवल और टेंशन वो बहुत ज़्यादा हमारे बच्चों को डिस्टर्ब करेगी। आपको समझ लीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है कि इससे एक तो एक बच्चों की अब हमें क्रिएटिविटी सामने आ जाएगी। अब वो बच्चे जो एक आपकी बात को मैं सेकंड करूँगी कि वो एक ही उस पर जो है वो पोजीशंस में बच्चे आ रहे हैं, वो चीज़ें स्ट्रेस लेवल बच्चों में आ रहे हैं, तो अब हमारे पास क्रिएटिविटी लेवल बढ़ जाएगा। बच्चों की वो जो एक फ्रेमिंग और हर चीज़ है उससे हम बाहर निकल आएंगे, इक्वलेंसी जो है वो ज़्यादा हो सकती है। तो मेरे यहाँ में एक बड़ा बेटर डिसीजन है ये, अच्छा एक इन फ्यूचर हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए होगा, एक अच्छा फ्यूचर के लिए होगा। बेटा थोड़ा आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? इरहम फातिमा। अच्छा, हम आपके समझती हूँ कि नंबर गेम के अंदर बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है या ग्रेडिंग में ज़्यादा फ़ायदा? ग्रेडिंग में ये है कि हमें यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके फ़ायदा पहुंचेगा। हम लोग पहले से प्रिपेयर होंगे कि यूनिवर्सिटी में जाके किस तरह ग्रेडिंग होती है, तो इसलिए हमारे लिए ये एडवांटेजेस में आ रहा है, तो मेरे लिए ये बेहतर है कि ये अच्छा जवाब है, क्योंकि CGPA यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं तो बच्चों को पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में समझ नहीं आती ये कौन सा सिस्टम है और CGPA कैसे मेंटेन करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? नूर फातिमा। अच्छा नूर फातिमा, आप क्या समझती हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम से फ़ायदे क्या हो सकते हैं और नंबर सिस्टम क्या नुकसान हो रहा था हमें? मुझे लगता है कि ग्रेडिंग सिस्टम से फ़ायदा होता है, क्योंकि जब यहाँ से एक स्टूडेंट बाहर जाएगा, आउट ऑफ फॉरेन कंट्रीज़ में जाएगा, वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाएगा, वहाँ जाके जब वो उनके इन्वायरमेंट को देखेगा तो फिर वो इजीली उसमें कंफर्टेबल हो सकेगा और पाकिस्तान का स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा स्टडी के लिहाज से। और ये बाहर से हम कंपेयर करें तो पाकिस्तान की स्टडी अच्छी हो जाएगी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बिल्कुल हमें ऊपर उसको मीट भी करना चाहिए, उसकी तरफ बढ़ना एक अच्छा इकदाम है। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आपका नाम? नूरुलैन। नूरुलैन, आप क्या समझती हैं कि आप दोनों में से किसको बेटर समझती है और जिसको बेटर समझती है उसकी वजह? हर एक एजुकेशनल लेवल की कोई ना कोई डिसएडवांटेज भी होते हैं और एडवांटेज भी होते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि ग्रेडिंग सिस्टम के एडवांटेज हैं, क्योंकि जब इससे पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अपग्रेड करेगा, और दूसरा कि बच्चों के दरमियान कंपैरिजन बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अपनी क्रिएटिविटी को ढूंढेंगे बजाय कि हम लोग दूसरों को कम्पीट करें। इससे अच्छा है कि हम लोग अपने अंदर के टैलेंट्स ढूंढें और अपने अच्छा ग्रेड लें। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए आगे वाली लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल होगा, तो इसलिए मुझे ग्रेडिंग सिस्टम ज़्यादा अच्छा। ग्रेडिंग सिस्टम अच्छा। डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, फैसलाबाद में एजुकेशन के हिसाब से आपका नाम भी और बहुत सारी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल से आपने एक पूरा एक दरख्त है, एक शजर है जो सजाया है। क्या समझते हैं कि ये ग्रेडिंग सिस्टम बहुत देर से मुतालबात हो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे कुछ ना कुछ, जिनको कवर अप भी टाइम के साथ साथ करना पड़ेगा। जैसे कैम्ब्रिज में जाएं तो हर साल अपना ग्रेड बदल लेते हैं, कुछ ना कुछ तब्दीलियां करते हैं ताकि लोग उसके मुताबिक मीट करें या अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स मीट किया जाए। आप कैसे समझते हैं कि इस ग्रेडिंग सिस्टम से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा? अगर कुछ चीज़ें आप समझते हैं ऐड होने वाली तो वो क्या होंगी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेटली जी, इसमें स्टूडेंट्स के लिए ही सिर्फ नहीं, इदारों के लिए भी जो एक दौड़ लगी हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी। और इसके लिए आम तौर पर ये होता था कि लोग रिज़ल्ट्स के पीछे भागते थे, मेहनत की तरफ कम भागते थे, और सिर्फ उनकी ये कोशिश होती थी कि बोर्ड में जाएं, वहाँ पे अपना काम करवाएं, प्रैक्टिकल लेने आते हैं वहाँ पे अपना काम करवाएं। और मार्क्स की जो दौड़ लगी हुई थी वो बहुत ही ख़तरनाक दौड़ थी। और इससे होता ये था कि कोई से 3, 6, 5, 4 स्टूडेंट जो होते थे वो ऊपर आ जाते थे, बाकी एक एक नंबर के साथ। बल्कि ऐसा भी होता था कि बराबर नंबर लेने वाले भी उनको पॉइंट्स के साथ वो डाउन हो जाते थे, दूसरे अप हो जाते थे, और फिर वही जो है वो बोर्ड में अपनी पोजीशन के बुनियाद पर उनका ही नाम बनता था। बाकी जो स्टूडेंट्स होते थे वो डिस्करेज होते थे। जबकि अब जो ग्रेडिंग सिस्टम होगा, इससे बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि बच्चों के अंदर जो है ना वो हौसला अफजाई उनकी होगी, और बच्चे जो हैं वो मेहनत करेंगे, और जब मेहनत करेंगे बच्चे इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। और ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, इस पे होना चाहिए था। देर से हुआ, चलें, देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए। प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, आपके समझते हैं कि तालिब इल्मों के हवाले से भी वो भी पुरुमीद है। और ये डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि 3 बच्चों की तस्वीर दीवार पे लग गई, या एक बच्चे की लग गई, बाकी बच्चे समझते थे शायद यही पढ़ने वाला रह गया, हम तो है नहीं। और अच्छा, फिर जिस कॉलेज के बाहर ले गए तो उसके बाहर एडमिशन की लाइन लग जाती थी, शायद ये कॉलेज पढ़ा बच्चे टॉप करवा रहा है। अब वो बच्चे की एक कैपेसिटी थी, लेकिन बाकी कहीं ना कहीं एक पूरे माहौल के अंदर एक तासुब कह लें या तनाव कह लें, वो फैल रहा था। जी डेफिनेटली, ये जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा है ये इस हवाले से बहुत हेल्थी है, क्योंकि अब बच्चों के अंदर एक क्रिएटिविटी की फ़ज़ा पैदा होगी। बच्चे अपनी एबिलिटीज़ को शो कर सकेंगे, अपनी क्रिएटिविटी को सामने ला सकेंगे, और एक हेल्थी कंपटीशन होगा। और ये जो एक स्ट्रेस का एलिमेंट था बच्चों के अंदर, कि बहुत सारे बच्चे जब घर से डांट डपट होती थी मार्क्स कम आने पे, ग्रेड्स कम आने पे, तो वो बच्चे बहुत सारे इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते थे कि जिसकी वजह से बाद में फैमिलीज़ को बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस बियर करना पड़ते थे। तो लेकिन अब ये होगा कि इसके सिस्टम के प्रोस एंड कॉन्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट ये होगा कि बच्चों की क्रिएटिविटी खुल के सामने आएगी। जो अच्छे ग्रेड्स लेने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो अपनी जो भी सलाहियतें होंगी वो निखर के सामने आएंगी। क्योंकि इसमें वो जो पहले रटा सिस्टम होता था कि क्रैमिंग करते थे बच्चे, और लाइन टू लाइन एज इट इज़ जैसा कि बुक पे लिखा होता था वो छाप के आते थे पेपर में और उसी के नंबर मिलते थे। अब बच्चे की सलाहियत का पता चलेगा कि बच्चे के अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी काबिलियत है, और उसका बेंट ऑफ माइंड क्या है, उसकी सोच क्या है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, और उसकी ग्रूमिंग कितनी हो चुकी है अब तक। बेसिकली इस तरह बच्चों की मेरा ख्याल है कि ग्रूमिंग ज़्यादा होगी, और इसके जो नेगेटिव आस्पेक्ट्स हैं वो शायद बहुत कम होंगे। बहुत कम होंगे। मैं आपसे आखिरी सवाल ये करने चाहूँगा, डॉक्टर साहब ने जो प्रिंसिपल साहब ने बात की वो बड़ी खूबसूरत थी, हम भी इस चीज़ के शाहिद हैं। ये जब टॉपर यूनिवर्सिटीज़ में आते थे ना, तब इनकी पोजीशनें सबसे नीचे आती थी, और जो मीडियोकर थे वो टॉप गोल्ड मेडलिस्ट बन जाते थे। शायद कॉन्सेप्ट बेस और रटा सिस्टम आगे वहाँ फंस जाता था। बच्चों को भी प्रिपेयर हो जाएगा, हमने CGPA कैसे मेंटेन करनी है, आप इसके ऊपर कैसे समझते? जी बिल्कुल, होता ये था, यहाँ पर सिस्टम और है, जब बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे वो सिस्टम कोई और है। लेकिन अब जब ये सिस्टम दोनों ही सेम होंगे तो बच्चा यहाँ से तैयार होकर जाएगा, उसके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, उसका फोकस भी ग्रेड्स पर होगा ना कि नंबर्स पर। वहाँ पर चूँकि ग्रेड्स चलते हैं तो यूनिवर्सिटी में उनको इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और वो परफॉर्म भी अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि सिस्टम वो पहले ही उसी सिस्टम में चल रहे होंगे। जिस तरह बाहर के ममालिक में भी यही सिस्टम है, तो अगर हमारा स्टूडेंट पाकिस्तान से अब्रॉड भी जाएगा इस सिस्टम में पढ़ के, तो उसके लिए वहाँ भी कोई परेशानी नहीं है। बहुत शुक्रिया। ग्रेड सिस्टम फ़ायदेमंद है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान जिस एजुकेशन सिस्टम में एक मतवाज़ी के साथ साथ फिर आगे बढ़ता नज़र आ रहा है, तो हमें इसके फ़ायदे जो हैं ख़ास तौर पर नज़र आ रहे हैं, और होने भी चाहिए, ताकि तालिब इल्म हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल बने, ना कि इस पाकिस्तान के साथ अपने घर और अपने लिए भी बाइस बोझ बने। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर। MC कोतवाली हायर सेकेंडरी स्कूल है, ये पंजाब का सबसे बड़ा अदारा है, तदरीस और दर्सगाह है, जहाँ नौजवानों की एक बड़ी तादाद हमारे साथ मौजूद भी। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद ज़रवली। कौन सी क्लास में? मैं आईकॉम सेकंड ईयर में। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि कभी हम भी अपने सफ़र में सोचते थे यार ये नंबरों का सिस्टम जो है ये ख़त्म होगा तो ग्रेडिंग सिस्टम आएगा, अब बच्चों को ग्रेड मिला करेंगे, A B C D और नंबर नहीं आएंगे। आपके ख़्याल में इसके ऊपर आपका मौक़िफ़ क्या है
ये ठीक है, गलत है, सही है, तो कितना फ़ायदेमंद है? ये बिल्कुल जिस तरह का देखा जाए तो ये बहुत एक अच्छा फ़ैसला है। इससे हम अपने यूनिवर्सिटी के लिए भी प्रिपेयर होंगे। जैसे अपना यूनिवर्सिटी में हमारी होती है जैसे CGP वगैरह आती है, इसके लिए हम प्रिपेयर होंगे। हमें पता होगा कि जौन सी हमने CGP के हिसाब से काम करना है। इससे जौन सी मुकाबलाबाजी ख़त्म होगी। काफ़ी बच्चे जो होते हैं जो नंबर वगैरह नहीं ले सकते, तो वो इसमें चीज़ में ख़त्म हो गई, क्योंकि ग्रेड्स में नंबर आएंगे। तो ये सब तालमेल में बड़ा अच्छा एक फ़ैसला है, तो ये बहुत एक अच्छा फ़ैसला है इनका। क्या ये नहीं लगता कि जहाँ 2-2, 3-3 नंबर से लड़ा बच्चों के दरमियान में मुकाबला था, अब वो 75% से 80% के दरमियान में आएगा ही एक ग्रेड, तो वो ज़रा ये भी बच्चे को होगा कि यार मैं मुतमिन हूँ, क्योंकि नंबर तो शो ही नहीं होने, उसे ये होगा मेरा B है, तो मैं इतना तो सेटिस्फाई होगा कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है, क्योंकि 1-1, 2-2 नंबर से स्ट्रेस लेवल बड़ा हाई हो जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक, इस तरह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस तरह जो से तालिब इल्म में कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि बाकी बच्चे मेरे से अलग नहीं हो, मेरे जैसे हैं, तो ग्रेड्स में आएगा तो ये बहुत एक अच्छा फ़ैसला है हुकूमत का। अच्छा फैसला है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अली रज़ा। अच्छा अली, आप भी सेकंड ईयर में? जी। कहाँ से आते हैं पढ़ने? मैं रज़ाबाद से। रज़ाबाद से। आप क्या समझते हैं, बनना क्या चाहते हैं, पहले तो ये बताएं। मैं CA करना चाहता हूँ। CA करना चाहते हैं, चले माशाल्लाह, अल्लाह कामयाब करे आपको। आप क्या समझते हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम और नंबरिंग सिस्टम में से बेटर कौन सा है? ग्रेडिंग सिस्टम। क्या फ़ायदे हो सकते हैं इसके? इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि जो बच्चे हैं एक सीक्वेंस में आ जाएंगे, कोई भी कंपटीशन वगैरह नहीं रहेगा, और अगर किसी के कम भी आएंगे तो उसको फील नहीं होगा, गिल्ट नहीं होगा उसको। और मेरे ख्याल में पासिंग मार्क्स भी 40% कर दिए हैं, जी, ताकि 40% वो कर C से ऊपर जाना शुरू होगा, तो ये होगा एटलीस्ट C एक बुरा ग्रेड है तो मैंने D लेना है, B लेना है, A लेना है, A+ लेना है, इसकी तकद्दो होगी तो मैं बेटर इन्वायरमेंट परवान चढ़ेगा। जी। चल, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम दिनान आशिफ। दिनान आशिफ, थोड़ा ऊंचा बोलो। कहाँ से आते हो पढ़ने? मैं मर्जीपुरा से। मर्जीपुरा से। आप क्या समझते हो कौन सा सिस्टम ज़्यादा अच्छा है? ये ग्रेड वाला अच्छा है। अच्छा है, क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि बोर्ड पेपर लेता था तो नंबरों के ऊपर बच्चों को बड़े इतराज़ थे कि रट्टा सिस्टम चलता है। अब ग्रेड होगा तो थोड़ा कॉन्सेप्ट भी होगा, क्योंकि ग्रेड तो कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। और आपको लगता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लीन है एज़ कम्पेयर टू लकीर के फ़कीर, जो पढ़ लिया वही लिख दिया? वही लिख दिया। इसी तरह ग्रेड बहुत अच्छा है तरीका, ये बहुत अच्छा फ़ैसला उन्होंने लिया। इससे हमारे जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, रट्टे लगाते हैं, उससे हमें यानी कि जान छूटेगी। अब दोस्त को 2 नंबर से ख़राब भी देगा तो आएंगे सेम ग्रेड? आएंगे सेम ग्रेड। इससे हमारा मुकाबला भी अच्छा लगेगा, अच्छा इन्वायरमेंट परवान चढ़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? सैयद नासिम अब्बास। आप शाजी कहाँ से? मैं केनाल कॉलोनी से। केनाल कॉलोनी से। आप क्या समझते हैं कि कौन सा ग्रेडिंग सिस्टम अच्छा है? ग्रेडिंग सिस्टम बेटर है, क्योंकि हमारे स्कूल में, कॉलेज में बच्चे 2-3 मार्क्स से अक्सर रह जाते होते हैं ग्रेड्स में, जिनकी पोजीशन वगैरह आती है। बोर्ड में भी ऐसे ही होता है, बच्चे 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं पीछे पोजीशन लेने के लिए भी। तो जब ग्रेड होगा तो ये सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, और ये अच्छा फैसला है। मेरे ख्याल देखें, हम कैम्ब्रिज में भी देखें तो ये देखें स्टेट एज हैं, कितने A+ हैं, कितने A हैं। अब ऐसे होगा कि MC कोतवाली ने अगर A+ लिए हैं सारे एक बच्चे ने, तो ऐसे दूसरे स्कूल ने लिए तो पोजीशन में ख़त्म हो जाएगी। ये होगा कि A+ वाले इनके पास भी हैं तो उनके पास भी ये भी स्कूल अच्छा है। जी। चलें, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद ज़का। मोहम्मद ज़का जी। आप भी सेकंड ईयर में हो? जी, सेकंड ईयर। भैया क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर बनोगे? कौन सा स्पेशलिस्ट करना है? DVM। तो क्या आपको लगता है कि ग्रेडिंग सिस्टम अच्छा है या? ग्रेडिंग सिस्टम बेस्ट है। क्या उससे क्या फ़ायदा होगा? यानी ग्रेडिंग सिस्टम में सब बच्चे पहले होते थे कि कहते थे हमने इससे ज़्यादा नंबर लेने हैं, इससे कम नंबर लेने हैं, तो दोस्त होते थे, काफ़ी दोस्त एक दूसरे के साथ ना फिर ऐसे ना वो हसद वगैरह करते थे। तो ग्रेडिंग सिस्टम बेस्ट है, दोस्तों में ऐसे कोई लड़ाई वगैरह नहीं होगी, दोस्ती भी परवान चढ़ेगी। चले, और साथ एक मैं मेडिकल में एक और भी ये फार्मूले आगे जाके तय होंगे कि मेडिकल फील्ड के अंदर, क्योंकि जो MCAT के टेस्ट दिए जाते हैं उसके अंदर भी कोई हद मुकर्रर की जाएगी। 2-3 नंबरों से बच्चे जो हैं वो उस परसेंटेज से नीचे रह जाते थे, तो अब एक ग्रेड लगा देंगे, A+ वाला या A वाला अपेयर हो सकता है। तो उसके लिए भी मेरे ख्याल में कुछ बच्चों का फ़ायदा जो उसके अंदर हो जाएगा कि एक बड़ी तादाद में पेपर देने वाले नौजवान जो हैं उस कैटेगरी के अंदर फॉल कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अब्दुर्रहमान। आप क्या बनना चाहते हो? मैं मार्केटिंग के कोर्स। मार्केटिंग का कोर्स करना है, यानी कि आप डिजिटल दुनिया के अंदर बादशाह बनना चाहते हैं। तो क्या आपको ख्याल में ग्रेडिंग सही है या नंबर सही है? ग्रेडिंग वाला सिस्टम सही है। क्या फ़ायदा है, और नंबरिंग वाली में क्या नुकसान था? नंबरिंग में यही है कि बच्चा जो था वो 2 या 3 नंबर से रह जाता था। ग्रेडिंग मार्क्स वाला सही है, इसमें ग्रेड का पता चल जाता है, और यूनिवर्सिटी में भी आगे आसानी होती है ग्रेड में। नंबर में तो वो नहीं दाखिला नहीं करते हैं, तो ग्रेडिंग वाला सिस्टम सही है। और इससे मेंटली प्रिपेयर भी होगा कि जब यूनिवर्सिटी में आपने जाना है तो यूनिवर्सिटी के अंदर तो है ही CGPA, GPA और पर सेमेस्टर के हिसाब से चीज़ें चलती हैं, तो उसके हिसाब से भी बच्चे जो प्रिपेयर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, आप दोनों में से किसको बेटर समझते हो सिस्टम को? ग्रेड सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। नंबर रेस जो सी ख़त्म होगी
और साथ में एक जैसा ग्रेड की वजह से जो सा कंपटीशन भी लो होगा। आपको लगता है कि शायद नंबर लेने में बहुत सारे नौजवान आगे बढ़ सकते हों, तालिब इल्म आगे बढ़ सकते हों, लेकिन एक जहन के ऊपर जो प्रेशर होता है ना, मैंने ज़्यादा नंबर लेने हैं, वो उसकी परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। जब पेपर करने बैठते हैं तो क्वेश्चन जवाब ही जहन से निकल जाते हैं। जो रटे वाले हैं वो कामयाब होते हैं और वो नंबर ज़्यादा ले जाते हैं। कौन सा ये ग्रेडिंग सिस्टम ये अचीव करेगा और अच्छा जाएगा, लेकिन नंबर रेस ख़त्म होगी। नंबर रेस ख़त्म हो गया और कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडी अगर आगे बढ़ती है तो उसका फ़ायदे हो जाएंगे। थोड़ा सा इधर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? आसिम रज़ा। अच्छा, आपका समझ तो कौन सा सिस्टम ग्रेड सिस्टम अच्छा है। क्या फ़ायदा आपको, क्या होगा उसका फ़ायदा? इससे ये होगा कि रटा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए आसानी होगी और जॉब के लिए आसानी होगी। तालिब इल्मों की मुख्तलिफ राय है, लेकिन उसके अंदर मोस्टली ये कि इससे जो एक मुकाबला है उसका एक रुझान जो है थोड़ा सा, ख़ास तौर पे मैं ये नहीं कहता कंपटीशन बुरा होता है, लेकिन एक नेगेटिव कंपटीशन जो बड़ा मनफी असरात हमारे नौजवानों के जहनों के ऊपर डाला। जहाँ नौजवान आगे बढ़ना चाहते हैं वहाँ मैंने बहुत सारे पोजीशन होल्डर्स के इंटरव्यूज़ किए। मैं शायद हूँ कि एक दो नंबर से जो फर्स्ट पोजीशन से रह गए, सेकंड पोजीशन उनको अल्लाह ने अता की, लेकिन वो बच्चे रो रहे थे बैठे कि हमारा एक नंबर क्यों कम है। तो ये जो कॉम्पिटिशन लेवल है, फिर वो आगे जाते हुए कहीं ना कहीं रुकावट का बायस। उनके पेरेंट्स ने भी ये जुमला कहा कि ये रटा सिस्टम हमारे बच्चों के जहनी जो तवानाई है उसको भी बर्बाद कर रहा है। तो साथिया मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। अच्छा, बच्चों ने अपनी सोच के तहत और उन्हें अपने तहत बताई चीज़ें, आपके समझते हैं इन दोनों में से एक्सपर्ट राय के तौर पर कौन सी चीज़ बेटर है, और अगर बेटर है तो उसके फ़ायदे क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैं भी यही मुनासिब समझता हूँ कि देखें हमारा एजुकेशन सिस्टम पहले दुनिया से काफ़ी पीछे है। अगर हम कैमरे सिस्टम को देखें उसमें ओ लेवल्स में या ए लेवल्स में, तो वहाँ ग्रेडिंग सिस्टम चल रहा है। अगर हमारे स्टूडेंट से मैट्रिक करके या इंटर करके अगर फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन के लिए अगर अब्रॉड जाते हैं तो वहाँ पे उनकी एडजस्टमेंट में डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी कि वो उनको किस परसेंटेज में किस ग्रेड में एडजस्ट करें। एक तो ये होगा कि हम भी अपने स्टैंडर्ड SOPs बना लेंगे तो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम जो होगा वो फिर इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेबल होगा। दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान के अंदर भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑलरेडी ग्रेडिंग सिस्टम के मुताबिक ही चल रही हैं। तो बच्चा ये नंबर सिस्टम से जब ग्रेडिंग सिस्टम में जाता था तो बच्चा फिर वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाता था। पहले 2-3 सेमेस्टर्स में उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि मेरा ग्रेड किस तरह आ रहा है, मैं मार्क्स किस तरह लूँगा, वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। अब ये मेंटली पहले प्रिपेयर होगा इंटर में, मैट्रिक में, कि यूनिवर्सिटीज़ में भी वही सिस्टम होगा। तो एक तो बच्चा जो है वो थ्रू आउट एक ही सिस्टम में पढ़ेगा तो बच्चे के लिए भी फ़ायदा होगा। ये बड़ी ही उस्ताद ही होते हैं और उन्होंने अपने मुताबिक जो चीज़ हमारे सामने रखी वो बड़ी ही मेन थी। तालिब इल्मों को आगे और इंटरनेशनल स्पेक्ट्रम में उन्होंने चीज़ों को जो है आईने के अंदर उतारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप भी उस्ताद हैं, आपके समझते बच्चों को इससे फ़ायदे क्या हो सकते हैं? और फिर 33 से 40% जो है वो पासिंग जो सिस्टम है उससे भी कर दिया गया है। इससे ये होगा कि बच्चों को ज़्यादा थोड़ी सी मेहनत करके ऊपर जाना पड़ेगा और जब वो ग्रेड्स के अंदर फॉल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें। आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, इससे सबसे पहले तो ये है कि पहले ये होता था कि बच्चे को ना वो नंबर उसके मार्क्स वगैरह पूछने होते थे कि यार, फिर बाद में बंदा हिसाब लगाता है इसका ग्रेड क्या बनता है। चलो ये डायरेक्ट ही ग्रेड होगा तो उसका इनके कह लें कि एनालिसिस करना जो है ना वो ज़रा इजी हो जाएगा कि इसका ग्रेड कौन सा है। लेकिन बात तो वही है कि इनके एक ही मतलब कह लें कि मुल्क में इनके 2 कानून चल रहे थे, लोअर लेवल पे और है, अपर लेवल पे और है। तो ये नंबर इनके दोनों पे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और स्कूल में ये दोनों पे एक ही लेवल हो जाएगा, इनकी ग्रेडिंग सिस्टम हो जाएगा और बच्चे भी ज़रा अच्छा फील करेंगे। मेरा देखिए ना, ए की भी 3 कैटेगरीज होगी ना, A+ और A++। तो ए वाले बच्चे इसमें ज़्यादा फाल करेंगे, बच्चे ज़्यादा अच्छा फील करेंगे कि मेरा ग्रेड है। अपने वालिदैन से मार से बच जाया करेंगे जी, हमारा ये आ गया, B आ गया, B आ गया। देखिए ना, A की 3 कैटेगरीज होगी ना, उसमें फ़ायदा ही है। तो B की भी इसी तरह 3 है। तो पासिंग में भी ये है कि बच्चा अपने नंबर बताता हुआ ना वो थोड़ा सा फील करता था कि मेरे नंबर बहुत थोड़े हैं। इस तरह कोई वो B ग्रेड ही बताएगा ना तो फिर कहेंगे यार अच्छा है इसका ग्रेड। तो ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो बच्चे के लिए ज़्यादा कह लें कि सेटिस्फैक्ट्री है उसके माइंड के लिए। तो ये है कि पूरे मुल्क में ये होमोजीनियस हो जाएगा काम। तो हम यहाँ पर परसेंटेज निकालते हैं बच्चे छोटे लेवल पे, फिर वो यूनिवर्सिटी में जब उन्होंने अप्लाई करना होता है, फिर वो जब वहाँ पर जाते हैं वो देखते हैं CGPA, ये पता नहीं कहते हैं क्या है, नया सिस्टम है। तो जब वो यहाँ से सीख के जाएंगे उनके लिए फिर कोई नया काम नहीं होगा। वो ये सोचेंगे यार ये तो वही है CGPA हमारा सिस्टम जो पहले। अब जब हम गए थे ना यूनिवर्सिटी में, हम कहते थे पता नहीं CGPA क्या आता है, ये क्या सिस्टम है। लेकिन एक ही निज़ाम होना चाहिए ना, फिर ये 2 कानून क्यों है। इन्होंने ये देर से किया, लेकिन चले कहते हैं ना वो देर आए दुरुस्त आए। चलिए अच्छा सिस्टम है सर, अच्छा सिस्टम है और मेरे ख्याल में इन्होंने बिल्कुल सही कहा। बेस्ट ऑफ लक तालिब इल्मों के लिए कि वो इस मेहनत करें। और ख़ास तौर पे ये बड़ा एक अच्छा पॉइंट था कि CGPA के तहत जब वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे कि यूनिवर्सिटी में जब जाएंगे तो उन्हें पता होगा हमने इस कैटेगरी के अंदर भागना है, इसके अंदर हमारा ये पूरा दौरानिया है, इसके अंदर हमने परफॉर्मेंस देनी है। एक ब्रेक लेंगे तो बाहर हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम बात करें ग्रेडिंग और नंबरिंग सिस्टम के ऊपर। इससे पहले तलबा और तालिबा हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाया, उन्होंने कहा जी अच्छी चीज़ भी है और इसको अप्रीशिएट भी किया जा रहा है। राव इकबाल साहब भी मौजूद हैं, काशिफ साहब मौजूद हैं। राव साहब से आगाज़ करता हूँ, CEO एजुकेशन भी हमारे साथ मौजूद हैं। राव साहब, आप इस ग्रेडिंग सिस्टम को किस हद तक वर्थफुल समझते हैं और इसके मुकाबले में जो नंबर सिस्टम है उसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? एक तो मैं सलाम पेश करता हूँ IBCC को, जिन्होंने ये फ़ैसला किया, और देर आए दुरुस्त आए। ये तो बहुत पहले हमें फ़ैसला कर लेना चाहिए था। एक्चुअली ये है कि आप देखें कि जब कोई बच्चा पोजीशन होल्डर होता था तो सारा फोकस जो है वो 3 पोजीशन पे किया जाता था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और उनको ही पजीराई मिलती थी। और वो जो बच्चा चौथी, पाँचवीं, छठी पोजीशन वाला था, इवन के 10वीं, 12वीं वाला, वो बेचारा रुल जाता था, उसको यानी कोई इग्नोर किया जाता है। हालाँकि वो बच्चा भी उसी लेवल का होता था, लेकिन लकीली अनलकीली जिस तरह कि हमारा मार्किंग सिस्टम है उसमें वो बच्चा कहीं पिट जाता है और 2-4 नंबर कम लेता था, वो पोजीशन नहीं ले पाता था। और फिर दूसरा ये कि ये जो 3 बच्चे जो फाइनल पोजीशन में आ जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, अगली क्लासेस में ये नफसियाती हो जाते थे कि आया कि क्योंकि सारी लोग जो है उन पे ये तवक्कुआत रखते थे, एक्सपेक्टेशन थी कि ये दोबारा भी टॉप करेगा। अब उसको यानी ये जो चीज़ है ये उलझा देती थी साइकोलॉजिकली कि अब मैं अगर पोजीशन नहीं लूँगा तो पता नहीं मेरा क्या बनेगा। और फिर हमने देखा कि ज़्यादातर, मुझे अपना एक्सपीरियंस है, जब मैंने मैट्रिक किया तो मैं मीडियाकर था, लेकिन मेरा एक क्लास फेलो था, उसने बोर्ड में पोजीशन ली थी और मुझे याद है कि वो मेंटली अपसेट हो गया और अब वो इस दुनिया में भी नहीं रहा। उसने काफ़ी इलाज कराए, उसने MSc तक तो की, लेकिन क्योंकि वो बच्चा तो टॉपर था और हम इकट्ठी से हमारी स्टडी होती थी, लेकिन बाद में मैंने देखा वो मेंटली इतना अपसेट हुआ कि उसको मेडिसिन लेना पड़ी, माहिरीन नफ्सियात के पास जाना पड़ा, साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ा, लेकिन उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो ये मैंने अपनी आँखों से देखा है, ये ऑब्ज़र्व किया है। तो ये जो फैसला किया गया ग्रेडिंग सिस्टम वाला, ये बहुत ही अच्छा है। इसमें यह है कि ये बच्चे जो है ना नफ्सियाती तौर पर जो है वो महफूज रहेंगे, और इसका जो असर होगा, जो हम जो मास ओरिएंटेशन थी, आप समझते हैं कि शहर में दौड़ लगी हुई है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, बैनर लगते हैं और चंद बच्चों की जो तस्वीर हैं वो लगाई जाती हैं, फिर उसे कैच कराया जाता है। तो अब ये सिस्टम जो है वो जब नहीं होगा, तब सिर्फ ये होगा कि कौन सा अदारा कितने A ग्रेड प्रोड्यूस कर रहा है, B ग्रेड कितने प्रोड्यूस कर रहा है और B+ कितने दे रहा है। अब इस तरह की दौड़ होगी, ताकि अब क्वालिटी एजुकेशन जो है वो ज़्यादा फोकस होगा। 3 की बजाय मजमूए पे काम होगा। 3 की बजाय अब जैसे मेरे स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं वो तकरीबन 700 हैं मैट्रिक के। जब ये अपीयर होंगे तो मुझे अब ये डर नहीं होगा, ये खौफ नहीं होगा कि मेरे बच्चे जो हैं वो कौन सी पोजीशन लेंगे। मुझे अब ये होगा कि मैं मैक्सिमम जो है ना ग्रेडिंग लेके दूँ बच्चों को, और तो हम उनको फोकस करेंगे और बच्चे भी जो है वो भी आज़ादाना तौर पे जो है ना वो कुछ कर पाएंगे और रिलैक्स माहौल में होगा। और रिलैक्स माहौल में बंदा ज़्यादा लर्न करता है, बजाय ऐसे कि उसके ऊपर स्ट्रेस हो। अभी जो हमारे जो मेडिकल में जाते हैं बच्चे, उनके ऊपर इतना स्ट्रेस है, यू कांट इमेजिन। कि मैं देखा कि जब उनका पेपर होता है तो बहुत सारे बच्चे, मेरी बेटी डॉक्टर बनी है, तो जब उसका पेपर होता था तो मैं उसको पहले ड्रिप लगवाता था, यानी इतनी वो नफसियाती तौर पे जो है वो इतनी डिस्टर्ब होती थी कि जिसकी हद कोई नहीं। तो जब ये होगा कि जस्ट इसने पास करना है, 40% पास मार्किंग है, बहुत अच्छा किया, इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहिए। और उसके बाद वो GPA है वो उसको यानी बेहतर करना चाहिए। आप अगर यूनिवर्सिटी में जो है वो 4 GPA को जो इंट्रोड्यूस किया गया और यहाँ पे जो वो 5 है, और इसको भी मेरा ख्याल है, मेरी एक सजेशन है कि इसको भी 4 पे लेनी चाहिए, यानी स्टैंडर्ड एक जैसा बरकरार रहे। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है हुकूमत पाकिस्तान का, पंजाब का, कि बच्चों को जो है ना उन्होंने नफसियाती तौर पे बचा लिया। अब मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि IBCC को, कि जिस तरह से ये अच्छा फ़ैसला किया बच्चों के लिए, उनके वालिदैन पर इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होगा, माशरे पे पड़ेगा। एक जो मार्किंग सिस्टम है उसकी इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। अभी तक जो 90% बच्चे जो हैं मार्किंग की वजह से डिस्टर्ब हैं। अच्छा बच्चा जो है वो अगर किसी ऐसे बंदे के पास मार्किंग के लिए चला जाता है जो संजीदा नहीं है, जिसकी अपनी ग्रिप नहीं होती मार्किंग पे, वो उसको फॉलो नहीं करता इंस्ट्रक्शन को जो हेड एग्जामिनर ने दी होती हैं, उसको बिल्कुल इग्नोर करता है और क्रॉस कर देता है। और बच्चे रोते हुए हमने देखे हैं ये रीचेकिंग के दरमियान कि बच्चों का क्वेश्चन ठीक होता है, उसने अटैम्प्ट भी अच्छा किया होता है, बड़ी यानी मेहनत से किया था, लेकिन वो बच्चा जो वो सारी उम्र इस बात को नहीं भुलाएगा कि वो जो ज़्यादती होती है उस पर भी IBCC को कोई अहम फैसले करने पड़ेंगे। चाहे कोर्ट का एक फैसला है कि जो है चेकिंग नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे कोई कमेटी तश्कील दी जाए जहाँ पे ये जितने मुतनाज़ा मामलात हैं उनको डिस्कस किया जाए, और मेरा ख्याल है कि उसमें बेहतरी भी लाई जाए। अगर कोई टीचर गलत मार्किंग करता है, पकड़ा जाता है और उसको ब्लैक लिस्ट किया गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो मार्किंग के लिए साज़ा हैं वो अवेलेबल नहीं होते। हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब इनको बाउंड करें कि जितने भी हमारे जो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर्स हैं, टीचर हैं, ये बाउंड हों। जिस तरह से हमारी इलेक्शन ड्यूटी पे जो है वो पाबंदी होती है कि कोई बंदा इग्नोर नहीं करेगा, इनकार नहीं करेगा, इसी तरह से मार्किंग के लिए भी कोई बंदा इनकार ना करे। लेकिन क्योंकि ये लोग अकेडमीज़ में जाते हैं,
इनकी अर्निंग वहाँ पे ज़्यादा होती है, मार्किंग में इनके जो है वो आउटपुट कम होती है, इसलिए जो है वो मार्किंग पे अच्छे टीचर जा नहीं सकते, जिससे पूरा मुआशरा जो उसको फेस कर रहा है उसे फेस करें। बहुत शुक्रिया CEO एजुकेशन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा राव साहब ने बड़े एक पॉइंट अच्छा उजागर किया कि एक तो मार्किंग वाला और दूसरा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जब हम मीट करेंगे तो सबसे अच्छा ये होगा कि मैट्रिक के बच्चे जो या इंटरमीडिएट कर लेते थे उनका सबसे बड़ा मसला था कि कैम्ब्रिज वाले डायरेक्ट आउट ऑफ कंट्री जा सकते थे, ये कहीं ना कहीं हर्डल में थे, और फिर कैम्ब्रिज वाले मेडिकल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, ये कर सकते थे। तो यहाँ जाके अब एक हम नसाबी जहाँ थे तो वहाँ एक निज़ाम मुतारिफ हो गया जहाँ एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन वाला इंटरमीडिएट वाला भी ये कह सकेगा AO लेवल के बराबर हमारे भी ग्रेडिंग सिस्टम है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन इससे तमाम बच्चों को इसको फ़ायदा होगा और ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बहरहाल बेरामद दुरुस्त आमद वाली बात है। दूसरा जैसे रोज़ साहब ने निशानदेही की है, ये मैं बहुत पहले निसाबी कमेटी का मेंबर हुआ करता था, उस वक्त में मैंने प्रपोज़ल दी थी कि आप जब मार्किंग के लिए पेपर्स सब एग्जामिनर को देते हैं उसकी एक लिमिटेशन मुकर्रर करें, उसका टाइम एक मुकर्रर करें। हम वहाँ पर क्योंकि हमारा जब टीचर्स मार्किंग के लिए जाता है तो वो कोशिश ये उसकी होती है मैं मैक्सिमम पेपर को मार्क करूँ कम टाइम के अंदर, जिसकी वजह से ये स्टैंडर्ड जो है ना वो मार्किंग का वो लो रह जाता है। तो अगर हम इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा फैसला कर लें, अगर हम एक स्टैंडर्ड मुकर्रर कर लें कि हमने डेली बेसिस पर सिर्फ 40 या 50 पेपर मार्क्स करवाने हैं, तो मैं ये समझता हूँ इसका अच्छा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा क्योंकि इनके जो मुआवजा जात हैं वो अगर हम उनको अट्रैक्टिव बना लें तो ये जो लालच है ज़्यादा पेपर करने का ये ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि एक वक्त था जब टीचर मार्किंग के लिए जाता था तो उसको पेपर मार्किंग के मुआवजे के अलावा TADA मिलता था। तो जब से उस वक्त ये होता था वो कहता ठीक है यार मैंने आज 25 पेपर कर लिए हैं, साथ मुझे TADA मिल जाना है, मेरा एक हैंडसम अमाउंट बन जानी है। उसके बाद जैसे ही इन्होंने वो उस चीज़ को ख़त्म किया, सिर्फ पेपर मार्किंग का मुआवजा मुकर्रर किया, तो वो फिर बोर्ड को भी ये लालच होता है कि हम ज़्यादा से जल्द जो है पेपर को मार भी करवा लें। तो टीचर्स का भी ये है उस वक्त वो फिर एक दिन के अंदर 100 पेपर मार्क करते थे, जो यकीनन एक बंदे की कैपेसिटी होती है। तो मैं ये बड़ा खुद से भी फाइट करता रहा हूँ, मैं हेड एग्जामिनर भी रहा हूँ, तो ये चीज़ें मैं हमेशा से हाईलाइट करता रहा हूँ कि इस चीज़ से हम कैसे बच सकते हैं। इसमें भी अभी भी मैंने इनको बोर्ड में मैं क्योंकि मेंबर हूँ एज ए CEO एजुकेशन, तो वहाँ पे भी मेरी ये फिर मैंने इनको प्रपोजल दी थी कि आप इसके लिए एक स्टैंडर्ड मखसूस करें और इनके लिए टाइम फ्रेम दें और डेली बेसिस पर एक लिमिट कर दें, इससे ज़्यादा उसको मत दें। बहरहाल वो उनके अपने एक्सक्यूज़ थे, लेकिन मैं कही अगर हम इस पर अमल कर लें, क्योंकि अभी भी आप बोर्ड में चले जाएँ तो चलो हज़ारों तो 100 के हिसाब से लोग रीचेकिंग पेपर करवाते हैं। और अक्सर बच्चे, मेरे अपनी बेटी का पिछले साल मार्क करवाया तो वो अंदर से रोती आई क्योंकि उसके साथ ज़्यादती की हुई थी, मार्क करने की बजाय वैसे क्रॉस कर दिया गया था। ये चीज़ें हैं। बहरहाल एक कोर्ट का फैसला भी है, हम उसको तो नहीं डिस्कस कर सकते। में हम कादी फायज साहब ने बहुत सारी चीज़ों में बाइख्तियार किया कौम को, इसके ऊपर भी हम उनसे मुतालबा कर लेंगे कि इसे जैसे अच्छे कोर्ट के फैसले बहुत मतलब हैं, इसको भी रीचेक कर लिया, रीशेड्यूल या एक बार रिविजिट कर लिया जाए, तो रिव्यू कर लीजिए, बहुत अच्छा फैसला हो सकता है। रिव्यू में आए क्योंकि जब इसमें भी कुछ बातें हैं, यकीनन उससे कुछ लोग फिर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से ये कोर्ट ने डिसीजन दिया था एक अच्छा है, लेकिन इसका कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए इनको सबको बैठकर। तो मैं ये समझता हूँ, बहरहाल बात आते हैं ग्रेडिंग सिस्टम पर, तो ये एक अच्छा मैं समझता हूँ ये एक इक़दाम है। अब वो बच्चे जैसे राव साहब ने कहा, वाकई बच्चे नफ्सियाती मरीज़ बन जाते थे, और जो बच्चे टॉप करते थे आगे मेडिकल में या इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं होता था, उनकी जो हालत थी वो बहुत ख़राब होती थी। तो अब ये यकीनन ये है कि जब ग्रेडिंग सिस्टम आएगा तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो स्ट्रेस है ये ख़त्म हो जाएगा बच्चों। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं, मैं उनसे कुछ मौक़िफ़ इस हवाले से लूँगा। अच्छा, सरकारी सतह पे एक पंजाब के सबसे बड़े तदरीसगाह के सरबराह थे, CEO एजुकेशन थे, आप क्या इस हवाले से देखते हैं कि ये किस हद तक ग्रेडिंग सिस्टम जो है हमें फ़ायदा देगा, और जो ख़ास तौर पे एक जैसे दीगर दोस्तों ने कहा कि वो एक ज़हनी तनाव जो है उसको रिड्यूस करने में फ़ायदा मिलेगा? जी, ये बिल्कुल सही फरमाया आपने कि बच्चों के लिए ये ज़हनी तनाव में या जिस हवाले से इसके ऑब्जेक्टिव हैं कि बच्चों में नंबर की जो एक दौड़ है वो ख़त्म हो, तो उस हवाले से ये एक अच्छा इक़दाम है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि ये जो एक अच्छा कदम उठाया गया है, इसके लिए और क्या चीज़ों की ज़रूरत है।
अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम में देखें तो ओ लेवल जो कैम्ब्रिज का सिस्टम है जिसमें ओ लेवल या ए लेवल के ऊपर जो ग्रेडिंग होती है, वहाँ पे एक उनका कॉन्सेप्ट है थ्रेशोल्ड का। बिल्कुल। अब उनका ग्रेडिंग सिस्टम है क्या? बेसिकली तो ये एक परसेंटेज बच्चा जो है वो लेता है, उसके मुताबिक आप उसके 5 के जो है एक स्लैब लगा दी कि इसमें ए है इसमें बी है। जी एग्जैक्टली। अब कैम्ब्रिज में भी यही सिस्टम है, लेकिन उनके लिए वो जो स्लैब की एक है वो हर साल ब्रैकेट चेंज होती है। ओके। अच्छा, वो ब्रैकेट क्यों चेंज होती है? वो देखते हैं कि बच्चों ने उनका जो पेपर में रिस्पॉन्स है वो कैसा है, उसमें बच्चों ने मार्क्स कितने लिए हैं और पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। बिल्कुल सही। अच्छा, अब अगर एक पेपर इजी बनाया और उसमें बच्चे जो है वो ज़्यादा मार्किंग ले रहे हैं तो आपका थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा। अच्छा, उसमें उन्होंने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है और वो स्टैंडर्ड क्या है कि एक बच्चा अगर ए स्टार ले रहा है, ए स्टार जो है उनका जो है वो 95 प्लस पे है। अब ए स्टार लेने वाला बच्चा जो है हो सकता है कि किसी थ्रेशोल्ड पे वो 90 प्लस वाला हो। अच्छा, उनके अपनी एक डिग्री की क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि ज़ाहिर है कि इंटरनेशनली एक्सेप्ट की जाती है। वो यूएसए है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, हर जगह पे वो ए स्टार का मतलब है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ब्लाइंडली फेथ करती हैं कि ए स्टार वाला बच्चा वाकई ही जो है वो एक्सेप्शनल है। अब यहाँ पे हमारे इस चीज़ को भी ये सामने रखना पड़ेगा। जैसे आपने देखा था कि एक दफ़ा हमारे जो 9th क्लास का रिज़ल्ट था वो बेशुमार स्टूडेंट ने जो था वो 100% मार्क्स भी लिए थे। अब अगर इस तरह से आपके बेशुमार बच्चों के ए ग्रेड आ जाते हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो आपके सिस्टम पे रिलाई नहीं करेगी, वो अपने टेस्ट के ऊपर रिलाई करेगी और अनदर स्टूडेंट को एक अनदर जो है असेसमेंट के लिए तैयार होना पड़ेगा। जैसे कि आपके इंजीनियरिंग में और मेडिकल कॉलेजेस में MD कैट या ई कैट वगैरह का सिस्टम चल रहा है। तो आपकी डिग्री रिलायबल क्यों नहीं है, वो चाहे नंबर की सूरत में हो चाहे ग्रेड की सूरत में हो, तो ये देखना पड़ेगा कि आपने इसको रिलायबल बनाना है। जहाँ तक बात है इंटरनेशनल के, आपका बच्चा जब ये FSC वाला बच्चा जब इंटरनेशनल कंपटीशन में जाता है तो ये वहाँ के जो अदर पैरामीटर्स होते हैं एडमिशन के, वहाँ पे जाके ये रह जाता है। आपके ग्रेड के हवाले से वो क्वालिफाई कर रहा है। आपका बच्चा जो है स्पेशली जब आपका ये परसेंटेज को कन्वर्ट किया जाता है GPA में या CGPA में कन्वर्ट किया जाता है तो वो बच्चा टॉपर्स में आ रहा होता है, लेकिन वो आपके सिस्टम को रिलायबल नहीं समझते। उनके अदर पैरामीटर्स पे जाके जब बच्चा जो है वो कम्पीट करता है तो वहाँ पे जाके रह जाता है। वहाँ पे जाके आपके कैम्ब्रिज के बच्चे जो हैं वो विन कर जाते हैं। अब मेरा एक ख़दशा है, अल्लाह करे कि मेरा ये ख़दशा ही हो और ये गलत हो, कि जब ये O लेवल और A लेवल के बच्चे आपके आके इन बच्चों के साथ कम्पीट करते थे आपके इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में और मेडिकल में, तो हमारे बच्चे जो थे FSC के ये विन करते थे। एग्जैक्टली। अब जब आप इनको भी ग्रेड में ले आए तो उनकी कंसेप्चुअल जो थिंकिंग है, उनकी जो क्रिटिकल उनके एनालिसिस है और जो उनकी वो अदर स्किल्स हैं, ये एक फियर है कि अब वो बच्चे जो हैं वो इनको जो है वो बीट ना करना शुरू कर दें, क्योंकि हमारा अक्सरियती तबका तो यही है। हमारे जो आप कह लें कि पॉपुलेशन का एक बड़ा पोर्शन जो है वो ये है। अब उनके पास भी ए ग्रेड होगा, इनके पास भी ए ग्रेड होगा, और जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में एक सिंपल फार्मूले के तहत कन्वर्ट करेंगे तो देन बोथ स्टूडेंट्स स्टैंड ऑन दी सेम लाइन। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ख़ास तौर पे जब नाफिजुल अमल कोई चीज़ होने जाती है, जब उसको इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जाते हैं तो कहते हैं कि एक, अगर मैं मीडिया की ज़ुबान में कहूँ तो एक ड्रामा लिखा जाता है। पहले होती प्री शूट होता है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन होती है, प्री प्रोडक्शन होती है, फिर प्रोडक्शन होती है, फिर पोस्ट होती है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन जिसे एग्जीक्यूशन का मरहला कहते हैं, उसके अंदर कुछ चीज़ों को, जैसे इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा कि उसको ज़रा गौर से देखना पड़ेगा कि वहाँ कुछ 1-2 साल के अंदर अगर कुछ निकायस सामने आते तो उसे कवर अप किया जाए, ताकि ये ना हो कि लॉन्ग टर्म के अंदर हम उसके इफेक्ट्स देखने लगें, बल्कि वो छोटे छोटे नुकात जो हैं, निकायस जो उन्हें हल कर लिया जाए तो बहुत बड़े फ़ायदे जो इससे पहुँच लिए जा सकते हैं। लेकिन मसला फिर वही है, एग्जीक्यूशन के टाइम हमें बहुत बगौर जायज़ा लेने की ज़रूरत होगी। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।